हाँ जी निशान जी, एक डाउट आपको लाइए, पहले आपका डाउट ही बता दें। दोनों साइड देखो, आपने लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। रट्टा मार ले भाई स्टेप, ठीक है। ये कितना लिखेगा, ठीक, बी क्रॉस सी का फॉर्मूला बी सी साइन थीटा, क्योंकि हम ऑलरेडी म्यूचुअली प्रूव कर चुके हैं, ऐसे था ना, म्यूचुअली था। अच्छा पाई बाय 6 दिया है, ओके जो भी है। तो थीटा कितना हो गया यहां पर हमारे पास, पाई बाय 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और मेरे ख्याल से इन सबका वैल्यू भी दिया है अपने को, जरा इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए बनाओ, मॉड ए, सॉरी सब 1 1 है, ओके ये भी 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यूनिट वेक्टर से तो 1 ही हो गए ना सारे, तो 1 1 नोट ये इधर आ गया, फुट हो गया, तो प्लस माइनस हाँ मॉड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो प्लस माइनस आ गया, कायदे की बात, ये लीजिए प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन दिया है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, क्या कह दिया है देखो, ए क्रॉस बी सी के बराबर है और बी क्रॉस सी ए के बराबर है। प्रूफ करके दिखाना है पहला कि, सुनो सर, ए बी सी आर म्यूचुअली एट राइट एंगल। म्यूचुअली एट राइट एंगल का मतलब है कि ए परपेंडिकुलर है बी के, बी परपेंडिकुलर है सी के, और सी परपेंडिकुलर है ए के। ये प्रूव करना है। फिर एक प्रूव ऑफ करना है बेटा अपने को, प्रूव कि बी का मॉड 1, और एक प्रूफ करना है ये बराबर है। ये सारी चीज प्रूफ करनी है पहले अपने को। अब देखो जरा, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, हम ये मान रहे हैं सिर्फ, इस क्वेश्चन से भी कोई मतलब नहीं मेरा। एंड वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन वी कैन राइट इट एज दैट कॉमन वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। लेट कांस्टेंट ही तो है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई। तो पता चला कि अगर a इज इक्वल टू बी क्रॉस सी होता है, इसका मतलब होता है कि a b के परपेंडिकुलर है, a c के परपेंडिकुलर है। आइए इस बात को उल्टा यूज करते हैं। अगर आपको ये गिवन हो तो ये लिख सकते हो ना, आपको यही तो गिवन है कि C बराबर है A क्रॉस B के, तो आप क्या कहोगे कि C इज परपेंडिकुलर टू A, C इज परपेंडिकुलर टू B। फिर A बराबर है B क्रॉस C के, तो आप कहोगे कि A इज परपेंडिकुलर टू B, A इज परपेंडिकुलर टू C। चेक करो क्या प्रूफ करना था, A B के परपेंडिकुलर, लो जी, B C के परपेंडिकुलर, लो जी, C A के परपेंडिकुलर, लो प्रूव हो गया, ठीक है। वो तो अरे ये तो एक बात बताइए, cos 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर 1 भी तो हो सकता है, जिससे कि मैं इस प्रेजेंटेशन को ला पाऊं आपके लिए, सिर्फ इसलिए 1 लिया है। ये सॉन्ग में लिखना थोड़ी है, तो कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली लिखना है कि इफ B इज इक्वल टू A क्रॉस C, देन C इज परपेंडिकुलर टू A, C इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, अब अगले पे आए, ठीक है। नाउ मॉड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, दूसरे वाले को भी लेते हैं। ये तो रट्टला मार लो भैया, इतना शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आया तो एग्जैक्ट सेम चिपकेगा आकर। सारे मॉड लगाना जल्दी करा बेटा बिना उसके साइन थीटा भी अटका पाएंगे ना। अब देखो कितना हो गया, ए बी थीटा। अब थीटा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे 90 है, तो थीटा ना लिखकर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, ठीक है। यहां चेक करो, ऐसे बी सी,
अब साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन 90, ठीक है। साइन 90 1 हो गया, तो एक रिलेशनशिप आ गया कि ए बी इज इक्वल टू सी, और यहां से आ गया बी सी इज इक्वल टू ए। इस ए की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट कर देते हो, ठीक है। तो उस ए की जगह क्या लिख दूं बेटा, बी सी बी इज इक्वल टू सी। सी से सी कैंसिल आउट हो गया और इज इक्वल टू पहला प्रूव हो गया। अब इस बी की वैल्यू को वापस यहां डाल दे, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर, सारा प्रूव हो गया। 4 मार्क्स का शानदार क्वेश्चन है, हो गया सॉल्व, ठीक है। ये तो भाई रटे होने चाहिए। अब इसके बावजूद आप पेपर में नहीं कर पा रहे, तो भाई फिर इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। ये तो फिर ऐसा मान लेना कि नसीब में नहीं लिखे अच्छे मार्क्स, तो मैं भी क्या कर लूंगा। फिर इसके बाद हमारे विराट की फरमाइश पर करेंगे 3D। भैया पहले 3D करा दो, चलो 3D कर लेते हैं। थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है वो भी। अभी 1 से 2 क्लास को भी जो असाइनमेंट चल रहा है वो तकरीबन 3D में वेक्टर का इस्तेमाल है। तो वेक्टर आना चाहिए 3D करने के लिए, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट टॉपिक है। हमने जो करा था बीटा 1 बीटा 2 और वो वाला, हाँ वो भी एक शानदार क्वेश्चन है। तो था 3D का शायद। बुद्धि चकरा गई है क्या? वेक्टर्स का क्वेश्चन है वो। हमने अभी 3D टच भी नहीं किया है रिवीजन में, क्योंकि 3D का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 4 नंबर में, वो हमने भी छुए नहीं है, इसलिए अटक नहीं रहा है वो। तो उसको सेपरेटली पूरा एक तरीके से करा देंगे ढंग से, एक असाइनमेंट पूरा। 25 क्वेश्चन है उसके अंदर, आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा 24। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो तुम लोगों के प्री बोर्ड में आए थे, उसके लिए तो ऐसा है जैसे कि एक IITian दिमाग चाहिए अपने को, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगा वो भी। बेसिक से जाऊंगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा करने में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट। कहां पहुंचे जी हम? 15 पर। 15 जितना दिखने में आसान है, ये उतना ही आसान क्वेश्चन भी है करने में, लेकिन स्प्लिट में दिक्कत हो जाती है। हाँ चलो देखो यार, कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। अब देखो इसमें ज्यादा फालतू का दिमाग नहीं चलाना है, e की पावर माइनस वाई आपको कॉमन दिखाई देना चाहिए, कुछ और दिमाग मत चला लेना बेटा, ठीक है। अब देखो e की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया, क्या बचा? एक चीज का ध्यान रखना, इट्स अ 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन, तो बहुत हाई लेवल का दिमाग नहीं चाहिए होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। क्या इसे e की पावर y लिख दो अपॉन में लगाकर? देखना जरा और चेक करो क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। सारे x एक तरफ, सारे y एक तरफ हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो कितना आ गया? सॉल्व करो, e की पावर y e की पावर x x क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। क्वेश्चन फिनिश, खत्म। कॉपी करो। फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो एक बात तो कंफर्म है कि LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2, और फंक्शन क्या है अपने पास? kx प्लस 5, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है 2 के बराबर, x प्लस 1 जब 2 से बड़ी। चलो देखो जरा, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। LHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 माइनस का h। अब चेक करो 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है? ऊपर वाला है, तो उसमें जहां x लिखा है वहां 2 माइनस h डाल दो, प्लस 5, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 2k माइनस का kh प्लस 5, h की वैल्यू 0 पुट करो, देखो कितना आ गया LHL? 2k प्लस 5। अब क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, वो 2k प्लस 5 इज इक्वल टू f ऑफ 2, और f ऑफ 2 फिर वैल्यू कितनी है आपकी? जिसमें x की वैल्यू क्या पुट की जाएगी? 2। कितना आ गया? बोर्ड पे तो ये क्या हो गया भैया?
इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये भी सॉल्व करना पड़ेगा इधर, इससे आंसर नहीं आएगा आपका। जरूरी नहीं है कि हमेशा बात बन जाए आपकी, तो समझ जाना कि ठीक है भाई अभी रुक जा, अभी तुझे आरएचएल भी फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, चलो आरएचएल निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। इसलिए याद रखना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना। ये नहीं जो सीखा हुआ है बस उस पर अटक गए जाकर, थोड़ा ध्यान रखना कि अगर बात नहीं बनी तो चलो कुछ और ट्राई भी कर सकते हैं हम। बेटा बिल्कुल आएगा आंसर अभी। लिमिट एस टेंड्स टू 0, अब 2 से बड़ा फंक्शन x प्लस 1, तो मतलब 2 प्लस एच प्लस 1 पुट कर दो 0, तो कितना आ गया, अब आएगा आंसर। तो LHL इक्वल टू RHL करो, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो 2k इज इक्वल टू माइनस का 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, माइनस का 1। चेक करो ऑप्शन है अपने पास, डी, बिल्कुल ठीक, बी, हाँ ठीक है। 18 देखो, सीधा क्वेश्चन है। द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, तो सबसे छोटी दूरी क्या होगी उनकी, जब भाई टकरा ही गए तो दूरी बची कहां उनके अंदर, आंसर इज 0, खत्म कहानी। चलो अगले का एसेंशन ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। भाई देखो मैं बताता हूं आपको, पहली बात तो एरिया इज डिनोटेड बाई ए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, पाई आर स्क्वायर। को रेट ऑफ चेंज के लिए विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं, विद रिस्पेक्ट टू आर ही बोल रखा है, तो डी अपॉन डी आर ही निकालना है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने, कितना हो गया, जिसमें डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 6 पर चेक करिए, 12 पाई सेंटीमीटर, एरिया निकाल रहे हो स्क्वायर पर यूनिट, नॉट सेकंड, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, दर्शन में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। परफेक्ट जवाब, एदर्शन इज करेक्ट। रीजन चेक कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज डी ए बाई डी आर, एंड ए, क्वेश्चन आंसर हो गया कि A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, चलो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। ओके, cos थीटा कौन सी वैल्यू पर 1/2 है, 60 डिग्री पर, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3। और क्या ये पाई बाई 3, पहले समझ लो, कॉस की बात कर रहे हैं, इनवर्स की, 0 से पाई के बीच में लाई करता है, हाँ करता है। अगला 2 से कोई मतलब नहीं, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू भाई 30 डिग्री है, पाई बाई 6। और क्या ये पाई बाई 6 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई करता है, यस। भैया नहीं करता होता तो भाई हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता क्वेश्चन में, हाँ कुछ करना तो पड़ता ही पड़ता। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। मैं कह रहा ये 3/2 कैसे आ गया, काट तो दिया उसे, हाँ ठीक तो है। चलो 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 कोई बात नहीं, 2 पाई नहीं वो ऊपर ही वो बोल रहा है। अब तो 10 बार निकाल लिया कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू बताइए फंक्शन की, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज किसकी, cos इनवर्स x की। तो तक 0 to पाई है, तो ये क्यों ले फिर हम 0 से पाई, डोमेन कहां से कहां तक का होता है, और बीच में वैल्यू, और एक बाउंड्री वैल्यू खींच लो फटाफट से, बिल्कुल फा से फल वाला फनाना फा, खत्म, फिनिश, कॉल हो गया। चलो cos इनवर्स का ग्राफ बन गया, और रेंज अपने को पता ही है, उसकी रेंज होती है 0 से पाई, डोमेन होता है -1 से 1। आप चाहो तो ये डॉटेड लाइन मिटा सकते हो, खत्म कहानी। चलिए अब यही आप क्यों बनाओगे, ये वाला बनाना फटाफट से, और वाला क्वेश्चन 2 मिनट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे वो भी आसान नहीं था पहला वाला भी। इस क्वेश्चन को टफ करें, देखो जरा इसी क्वेश्चन को टफ करते हैं, हाँ फिर से बनाओ, लेकिन क्वेश्चन लिखो नहीं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x
फ्रॉम क्लोज ब्रैकेट में -1 to 0, क्लोज ब्रैकेट में -1 to 0 एंड फाइंड आउट इट रेंज एंड फाइंड आउट -1 से 0 पे चाहिए अपने को ग्राफ सिर्फ, ये तो मैंने कहा था, अब इसमें ट्विस्ट कर लेते हैं और फाइंड आउट इट्स रेंज। अरे रुक जाओ, अब सबसे पहले भैया कॉस इनवर्स ऐसा ग्राफ तो खिंचा हुआ है मेरा, लेकिन मेरे तो क्या कह रहा है, सुनो सुनो सुनो, मुझे मेरे ग्राफ को सिर्फ -1 से 0 तक पे बनाना है, -1 से इसकी जरूरत नहीं है, और अगर -1 से 0 की बात कर रहा है तो रेंज तो y एक्सिस होता है, चेक करो कहां से कहां तक का रेंज है, π/2 से खत्म कहानी, फिनिश, आंसर आ गया, ये ट्विस्ट आ गया इसके अंदर हल्का फुल्का, ठीक है। हाँ, रेट मेजर, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, देखिए अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 2 times as fast as x कोऑर्डिनेट। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो dy by dt twice as fast as x कोऑर्डिनेट dx by dt, ये अपने को गिवन है, इसको यूज करते हुए टाइम के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हुए हमें पॉइंट्स निकालने हैं x और y, तो बस ठीक है, पहले अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, 6 dy by dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt प्लस 0, क्या dy by dt की वैल्यू पता है, ट्वाइस dx by dt, पुट कर दीजिए, तो ट्वाइस dx by dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt, चेक करो क्या dx by dt कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो 4 बराबर x स्क्वायर और x का वैल्यू +-2। अरे सुनो इधर, अब 2 केस लेने हैं, एक बार x की वैल्यू 2, एक बार x की वैल्यू -2, और अपने फंक्शन में पुट कर दीजिए, देखिए कितना वैल्यू आएगा, तो 2 का क्यूब +2, तो 6y इज इक्वल टू 8 + 2 10, और y का वैल्यू 10/6 दैट इज इक्वल टू 5 × 10 2 3 × 6, तो y इज इक्वल टू 5/3, तो पहला पॉइंट कितना आ गया, 2, 5/3। चलिए अब x की जगह -2 पुट करिए, तो 6y इक्वल टू -8 + 2, 6y इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -1, तो पॉइंट क्या आ गया, -2, -1, देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व, points on the curve are 2, 5/3, 2, 5/3 और -2, -1, फिनिश। और लगा के करना, क्योंकि दोनों आंसर नहीं है, दोनों में से कोई एक आंसर है अपने पास, फिनिश हो गया जी। शो दैट fx, प्यारा सा क्वेश्चन है, cos 2x + π/4 is an increasing function on ओपन ब्रैकेट के साथ 3π/8 7π/8, ऐसा तरीका सीख लो, 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ज्यादा हरकत कुछ करोगे इसमें तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का समय निकल जाएगा, अपना टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो इस तरह का तरीका सीखो कि बात एक बारी में बन जाए अपनी। सबसे पहले बेसिक पर चलते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं पहले से। तो व्हाट इज योर f'(x)? माइनस का साइन 2x + π/4, फिर 2x + π/4 का डिफरेंशिएशन 2 और डेरिवेटिव आ गया ये। फिर लिखना है फॉर इंक्रीजिंग पुट f'(x) ग्रेटर देन 0। पहले समझ लो एक बार अच्छे से, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो माइनस का 2 साइन 2x + π/4, ये ठीक है। अब इस -2 को हटाएं यहां से, लेकिन जब माइनस हटता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। -2 पूरा 0 के नीचे तो जा रहा है, लेकिन इक्वल टू थोड़ी ना है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2x + π/4 < 0। अब आते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पर और चेक करके बताइए,
साइन एक्स यहां कब लेस देन 0 होता है, मतलब कौन कौन से इंटरवल पर साइन नेगेटिव है, यहां पर और यहां पर, दोनों में पॉजिटिव है। नीचे के दो तो पाई से चला 3π/2 पे पहुंचा तब भी नेगेटिव, और 3π/2 से चला और 2π पे गया तब भी नेगेटिव। तो कह सकते हैं कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब उसका ये एंगल पाई से लेके 2π के बीच में कहीं भी लाई कर जाए। तो आप कहोगे कि फॉर दिस टू बी यस, साइन का जो एंगल है वो लाई करे कहां से, पाई से, और कहां तक, 2π तक। पहले बताओ ये क्लियर हो गया। मान लो ये ग्रेटर देन 0 होता तो 0 से लेके और पाई तक की रेंज में पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, तो यहां 0 लिखता है, यहां मैं पाई लिखता, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहा है, लेस देन 0। तो पाई से लेके 2π तक पूरे में 0 है, सॉरी पूरे में नेगेटिव है, तो मैंने पाई से 2π। और भैया आपने इक्वल टू क्यों नहीं लिए, भाई देखो ओपन ब्रैकेट है ना, इसलिए नहीं ले सकता इसे मैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके यहां से π/4 हटाइए, तो पूरे में π/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो पाई माइनस का π/4 लेस देन 2x प्लस π/4 माइनस का π/4 लेस देन 2π माइनस का π/4। गया, कितना बचा, 3π/4 लेस देन 2x लेस देन 7π/4। भैया 2 भी हटाओ यहां से, तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 3π/8 लेस देन x लेस देन 7π/8। चेक करना क्या यही चाहिए था अपने को आंसर, आ गया अपना आंसर, परफेक्ट जवाब एकदम, ठीक है। हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 3π/8 to 7π/8। हेंस प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था अपने को। तभी आपको कहा था कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम शानदार तरीके से आंसर आ जाएगा अपना। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x is neither increasing nor decreasing in 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। तो 0 से पाई की पूरी बात करनी है, तो सबसे पहले क्या बताएंगे आप कि भाई मेरे कार्टेशियन प्लेन में 0 से π/2 और π/2 से पाई की बात कर रहे हैं हम, क्यों। सबसे पहले क्या करेंगे, f'(x) निकालो। तो अब चेक करो 0, क्योंकि 0 से पाई की बात कर रहा है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। चेक करो 0 से पाई पर हमारा cos x कैसा है, इंक्रीजिंग है, लेकिन π/2 से पाई पे हमारा cos x कैसा है, नहीं। तो आप लिखोगे कि सिंस cos x इज इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग ही लिखो, या ऐसे लिखो कि cos x इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 एंड cos x is less than 0 when x belongs to π/2 to पाई। तो therefore अगर फंक्शन आधे इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, आधे पे डिक्रीजिंग है, तो आप कह सकते हो कि 0 से पाई पे ना वो पूरी तरह से इंक्रीजिंग है ना वो पूरी तरह से डिक्रीजिंग है। तो therefore the function f(x) is neither increasing nor decreasing from 0 to पाई। खत्म जवाब, स्टेटमेंट में डाल दीजिएगा कि 0 से π/2 में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई में वो डिक्रीजिंग है। तो 0 से पाई में अगर टोटल देखें तो ना वो पूरी तरह से इंक्रीजिंग है ना वो पूरी तरह से डिक्रीजिंग है। बस यही हमें प्रूफ करना था, करेंगे उसके बाद आएंगे इसके ऊपर। तो लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये तो ऐसा है घुट्टा मार लो इसे, तो आएगा तो एज इट इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 24। अरे भाई जो बाजू में हमारे बच्चा बैठा है उसने पूरी इंटीग्रेशन सीखी है अभी, ताजी ताजी, वो थोड़ी हेल्प करेगा हमारी। क्या ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है? हाँ हाँ, देख लो। इंटीग्रेशन है, चलो ठीक है, मान लिया। तो क्या लेट लू जिसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है,
अभी तो कुछ भी नहीं, इसको पहले हम वो करेंगे, हाँ क्या करेंगे, वो 9 को कॉमन लेके बाहर। सही जवाब है कि ये क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है डिनोमिनेटर में, तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगा सकते हैं। अब सुन जा, अब उसकी कंडीशन ये है कि अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहे हो तो ये एक्स स्क्वायर खाली होना चाहिए, इसके पास किसी तरह का कोएफिशिएंट दिखाई ना दे। भैया 9 दिख रहा है आपको, तो 9 हटाओ वहां से। अब ऐसे कैसे 9 हटा दूं मैं, तो मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा और 9 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। अब ये वाला तो 1/9 बाहर आ गया, और इस 9 को तीनों के नीचे रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 9 प्लस 5/9, ये पहली कंडीशन है। अब चेक करो x का कोफिशिएंट क्या है, 6/9। जरा 6/9 को काट भी तो सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9। अब मुझे 2/3 का पहले आधा, पहले इंटू करेंगे हाफ, ये क्या रह गया, फिर करेंगे इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस बात को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। तो i इज इक्वल टू 1/9 बाहर, 1 इसको और इसको एक साथ लिखो, तो a स्क्वायर, 1/9 को लिखा 1/3 का होल स्क्वायर, और 6x/9 को लिखा 2ab वाला टर्म। और इसमें हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते सीधा x स्क्वायर प्लस 1/9 लिख सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्टेप्स के साथ लिख रहा हूं। प्लस का 5/9 माइनस का 1/9 जो बच गया हमारा। अब ये हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 जिसको हमने लिख दिया 2/3 का होल स्क्वायर और dx। अक्षत जी, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx की प्रॉपर्टी बताइए। 1/a tan इनवर्स x/a बिल्कुल ठीक, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। चलिए अब i इज इक्वल टू 1/9 बाहर, तो 1/a, तो 1/2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन 2/3 प्लस का c। तो इज इक्वल टू 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/3 होल अपॉन में 2 और प्लस का c। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा i इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 और प्लस का c। अब आया इसका आंसर, परफेक्ट है एकदम। चलो जल्दी से करो। 25 देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर विच 3 2 7 5। प्लीज ये इनटू मत सोच लेना, इसको इसका वैल्यू ही चाहिए अपने को, -1 1 एक सेकंड बेटा, इज इक्वल टू 2 -1 0 4। बोल बेटा। तो जो हम ये वाला स्टेप रहे थे यहीं पे एबीसीडी लगा दो इसको, लगा सकते थे, हाँ हाँ। अब प्रॉपर कर लेना, जैसे एग्जाम में करेंगे इसको हम। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको 3 2 7 5 और इस x मैट्रिक्स को क्या मान लिया, बस आराम से। अब एक क्वेश्चन जरूर राइज कर सकते हो कि सर आपको कैसे पता कि आपको ऑर्डर 2/2 का ही लेना था यहाँ पर। चेक कर लेंगे क्वेश्चन है। अरे भैया क्वेश्चन ही 2/2 की फॉर्म में है, तो हम क्यों चेंज करें, ऑर्डर को सेम रखते हैं ना। आओ चलो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, एबीसी वैल्यू निकालो ना फिर x। बस और क्या है, एबीसीडी निकालना अपने को। एक तरह से हमने लेट कर लिया है कि जो x है वो ABCD है, बस ये मान के चलो, ये हमने लेट कर रखा है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 3a प्लस 2c, तो 3a प्लस 2c, 3b प्लस 2d, 7a प्लस 5c, 7a प्लस 5c, 7b प्लस 5d। ओके, -1 1 -2 1 इज इक्वल टू 2 -1 0 4। चलिए फिर से मल्टीप्लाई करिए, तो आएगा माइनस का 3a माइनस का 2c माइनस का 6b माइनस का 2d। चेक कर लेना भाई ध्यान से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो 3a प्लस 2c प्लस 3b प्लस 2d, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 7a माइनस का 5c माइनस का 14b माइनस का 10d, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 7a प्लस 5c प्लस 7b प्लस 5d इज इक्वल टू 2 -1 0 और 4। कुछ रिड्यूस होगा भी ये मैट्रिक्स आपका, नहीं ABCD पूरा पूरा कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, चारों में ABCD अटक रहा है। चलो कंपेयर कर लो आपस में दोनों मैट्रिक्स को। अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। माइनस का 3a माइनस का 2c माइनस का 6b माइनस का 2d बराबर 2, इसको ले लो जीरो वाले को, थोड़ा आसान से बात बन जाएगी इसमें अपने को, ठीक है ना। तो इसको लो 3a प्लस 2c प्लस 3b प्लस 2d इज इक्वल टू, अब देखो जरा ये गया कितना आ गया माइनस का 3b 1, लो b का वैल्यू सीधा आ गया, ठीक है। अब जरा इन दोनों को रखो कंपेयर करते में, तो मेरे ख्याल से दो टर्म फिर कट जाएंगे अपने को, ठीक है। चलो इसे तो हटा ही लो, फिर इसकी तो बेकार जरूरत नहीं है अपने को कोई। रख रहे हैं माइनस का 7a माइनस का 5c माइनस का 14b माइनस का 10d इक्वल टू 0, और अगला वाला रखो 7a प्लस 5c प्लस 7b प्लस 5d इज इक्वल टू 4। फिर देखो कुछ टर्म कटेंगे, ये कट गया और ये कितना आ गया माइनस का 7b और माइनस का 5d इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू देखो माइनस का 1/3 आ रखा है, पुट करो बेटा इसके अंदर, विराज सॉल्व कर फटाफट से बेटा। तो 7/3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5d, तो 7 माइनस का 12 इज इक्वल टू 5d, 7 तो 5 बच गया, 5 से 5 कट गया, तो माइनस का 1/3 बराबर आ गया d अपना। चलो फटाफट से फटाफट अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस में दोनों वैल्यूज को रखना पड़ेगा, इन दोनों क्वेश्चन में जो हमने पहले में ली थी, ठीक है। आप b और d रखोगे ना, b और d, तो a और c की टर्म में दो ही क्वेश्चन आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। चलिए खुद कीजिएगा इसके बाद, अब बस आज के लिए इतना ही करते हैं। सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक। तो कहाँ आ रहा है आपके सामने है, तो क्या हो गया, हाँ तो लंबा है तो है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो ना सकते हैं।